नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जय जीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, मिशन 2026 बोर्ड एग्जाम के इस नए वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 का जो वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सभी के सभी जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। यानी इस चैप्टर से, चैप्टर 3 से जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किए हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो मेरे साथियों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट तो साथ में करते रहिएगा, ताकि पता चलते रहे हमको कि आप लोग कितने अच्छे से आप वीडियो को पढ़ रहे हैं, यानी अपने सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता रहता है कि हाँ, हमें वीडियो में क्या चेंजिंग करनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट तो जरूर करते रहिएगा। और आपसे एक और बात कहनी थी कि ये जो वीडियो है ना, इस आपको इकोनॉमिक्स का मिल रहा है अभी वीडियो, इस वीडियो में आपको हमारे चैनल पर आपको एसएसटी के टोटल सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स का, इन सारे सब्जेक्ट के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आसानी से आपको मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। यानी किसने कहा था कि यह जो आधुनिक युग का प्रगति हो रहा है ना, इन सारे प्रगति का जो श्रेय है ना, उस श्रेय को मुद्रा को दिया जाता है। ये बात किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन में है मार्शल ने, माइकल ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ने। इनमें से कौन होगा? तो इनमें से सही आंसर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्शल ने। मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग के प्रगति का टोटल जो श्रेय है ना, वो किसको जाता है? मुद्रा को जाता है। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। मतलब समझ रहे हैं आप? यानी ये बात किसने कहा था कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका रक्त प्रवाह अवश्य है। यानी हमारा ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय तो नहीं है, लेकिन इस हृदय में होने वाला रक्त जो है ना, जो रक्त प्रवाह होता है, वह रक्त प्रवाह अवश्य है। यानी इस बात से ये क्या कर रहे हैं कि मुद्रा के महत्व को बताने का प्रयास करें। तो ये बात किसने कहा था? तो इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्कॉट ने। समझ में आ रही है? यानी टेस्कॉट ने ये बात कहा था, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। समझ में आ रही है? आंसर क्या हो जाएगा? टेस्कॉट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन क्या कहलाता है? समझ में आ रही है? यानी किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें मुद्रा का कोई योगदान नहीं होता है। तो इस तरीके का जो मुद्रा का वस्तु का लेन देन होता है, जिसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यानी क्वेश्चन आपसे कहा जाए, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि बतलाइए कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि बताइए कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे कि किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन की प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझ में आ रही है? तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ रहा है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन क्या कहलाता है? तो क्या कहला जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। समझ में आ रही है? यह कथन किसका है? यानी ये कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से यंत्र शास्त्र में चक्र का योगदान होता है, यानी चक्र महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी तरीके से विज्ञान में अग्नि का योगदान होता है और
अर्थ राजनीति शास्त्र में वोट यानी मत का योगदान होता है या स्थान होता है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का होता है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपके इसमें क्या हो जाएगा? सी, क्राउथर ने। समझ में आ रही है? क्राउथर ने कहा था कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। यह बात किसने कहा था? तो किसने कहा था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा क्राउथर ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आपसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, कह सकता है कि अब बताइए अर्थ मुद्रा के संबंध में, यानी इस मुद्रा के संबंध में क्राउथर के विचार को बताइए, या मुद्रा के संबंध में क्राउथर का क्या मत था। तो आप इसके मत को यहाँ से लिख सकते हैं कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीति शास्त्र में वोट का स्थान होता है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का होता है। समझ में आ रही है? इनका विचार यही था। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथन किसका है? यानी मानव ने जितने सारे आविष्कार किए हैं, चाहे जिस भी चीज में आविष्कार किया गया हो, इन सारे आविष्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ना मुद्रा का, ये बात किसने कहा था? यानी कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह बात किसने कहा था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्राउथर ने। समझ में आई? आंसर क्या हो जाएगा? क्राउथर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। यानी मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह बात किसका है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्राउथर ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोने, चांदी आदि से बना हुआ वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होती है, क्या कहलाता है? समझ में आ रही है? यानी सोना अथवा चांदी या अन्य किसी धातु से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार, यानी जो देश में चल रही सरकार होती है, उस सरकार की मुहर से चालित होती है या संचालित होती है, वह वस्तु क्या कहलाती है? समझ में आ रही है? तो वह वस्तु क्या कहलाती है? तो आपके पास ऑप्शन है मुहर, रुपया, सिक्का, टका। इनमें से कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो सिक्का है ना, ये क्या हो जाएगा? सही। यानी सोना, चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होती है, तो ये क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सिक्का। समझ में आई? अगर आपसे क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में पूछ दे कि सिक्का किसे कहेंगे, तो सिक्का आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सोने, चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार के मुहर से संचालित होती है, सिक्का कहलाती है। समझ में आई? चलिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देश की सरकार अथवा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समझ में आ रही है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी देश हो, उस देश के सरकार अथवा देश के केंद्रीय बैंक, जो सरकार का बैंक होता है, उन देश के केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है ना, उस नोट को हम क्या कहते हैं? समझ में आई? तो आपके पास ऑप्शन है आपका मुद्रा, पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा, बी और सी दोनों। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा भी और कागजी मुद्रा भी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी ये क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों होगा। यानी जैसे मान लीजिए जो नोट जारी होता है वो तो पत्र ही मुद्रा होता है, जो कागज का होता है तो पत्र मुद्रा और कागजी मुद्रा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी बी और सी दोनों हो जाएंगे। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के किसके द्वारा चलाया जाता है? समझ में आ रही है? कह रहा है कि भारत में 1 रुपया का जो नोट आता है ना, 1 रुपया का, और सभी नोट नहीं, केवल 1 रुपये का नोट अथवा
सभी सिक्के, यानी कितना भी रुपया का आप सिक्का देखिएगा, चाहे 10 का हो, 15, 20 का हो, 5 का हो, 2 का हो, 1 का हो, ये जितने सारे सिक्के होते हैं, ये सिक्के किसके द्वारा चलाया जाता है? और 1 रुपए का नोट, केवल 1 रुपए का नोट, ध्यान रखिएगा इस बात को, केवल 1 रुपए का नोट, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इन सारे नोट को नहीं कह रहा है, कह रहा है केवल 1 रुपए का कागजी नोट, ठीक है। और सभी सिक्के किसके द्वारा चलाया जाता है, समझ में आ रही है? तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 1 रुपए का कागजी नोट जारी किया जाता है, ठीक है, 1 रुपए का कागजी नोट, और सभी सिक्के, यानी 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का, 20 का, 50 का, सभी सिक्के जो जारी होते हैं ना, ये सारे के सारे सिक्के जिसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। समझ में आ रही है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बतलाइए कि 5 रुपए का या 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है, 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो क्या ऑप्शन अगर रहेगा केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा, तो आप मार दीजिएगा, इसका सही आंसर मार दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार का वित्त विभाग होता है ना, वो केवल 1 रुपए का ही कागजी नोट जारी करता है, इसके अलावा किसी अन्य रुपए के कागजी नोट जारी नहीं करता है। और बाकी रही बात सिक्के की, तो सिक्कों में सारे के सारे सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। समझ में आ गई होगी? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? समझ में आ रही है? यानी कह रहा है कि 1 रुपया तो वाला नोट तो पहले ही समझ लिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपए का जो कागजी नोट है, इस कागजी नोट को या इससे अधिक रुपए के जितने सारे कागजी नोट होते हैं, उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ना, वह हो जाएगा ए, यानी कौन सा सही कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जितने सारे नोट होते हैं, 1 रुपए वाला नोट को छोड़ करके 2 रुपए या उससे अधिक के जितने सारे नोट होते हैं ना, जो देश में चलता है, उन सारे नोटों को जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है? चलिए, और इस 2 रुपए के छोड़ करके 1 रुपए का जो नोट होता है ना, 1 रुपए का जो नोट होता है, इसे कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और जितने सारे सिक्के होते हैं, उन सिक्कों को कौन जारी करता है? तो सिक्का जारी करता है वित्त विभाग। समझ में आ रही है? और यहाँ पे 2 रुपए या उससे अधिक के सारे नोट कौन जारी करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीएम एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? समझ में आ रही है? यानी एटीएम जो होता है ना, वो एटीएम को पूछ रहा है कि एटीएम किस प्रकार की मुद्रा है। समझ में आ रही है? तो आपके पास ऑप्शन है धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाक मुद्रा। आप बताइए कि आप जो एटीएम यूज करते हैं क्या चीज का होता है? क्या चीज का होता है? मतलब उसमें कौन से धातु लगा होता है या प्लास्टिक लगा होता है, क्या चीज का बना होता है? तो आप देखिएगा कि जो एटीएम होता है ना, वो किस चीज का बना होता है? तो प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक का बना होता है, तो प्लास्टिक के बने होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा। समझ में आ रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टिक मुद्रा। समझ में आ रही है? चलिए, यानी एटीएम किस प्रकार का मुद्रा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्लास्टिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन, ऑटोमेटिक मशीन और नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। समझ में आई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम का क्या है? पूरा नाम है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अब एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मेरे साथियों, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है।
यह कथन किसका है? समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या करती है? चक्कर काटती है। अगर मुद्रा नहीं होता तो ये अर्थव्यवस्था का प्रवाह या अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता। तो इसी संदर्भ में इनका कहना है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ क्या करती है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। समझ में आई? तो यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था? समझ में आ रही है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर केन्स ने, प्रोफेसर मार्शल ने, और दादा भाई नौरोजे ने और क्राउथर ने। तो ये इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोफेसर मार्शल ने यह बात कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ये बात किसने कहा? तो प्रोफेसर मार्शल ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। यानी आधुनिक युग में जितना सारा उद्योग चल रहा है, ये कौन सा वस्त्र धारण किया हुआ है? तो मुद्रा के रूप में, यानी मुद्रा को एक वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है, तभी वो सारे के सारे उद्योग चल रहा है। यह कथन किसका है? समझ में आ रही है? यानी आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर केन्स, रैगनर, क्राउथर। इनमें से कौन है जो ये बात कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए? तो आपका सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा प्रोफेसर पीगू, यानी प्रोफेसर पीगू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये क्या होगा? सही होगा। प्रोफेसर पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? यानी जो आय होता है, व्यक्ति का आय, इस आय में से वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शन है बचत, आय, विनियोग, उपभोग। इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है। समझ आ रही है? यानी आपके पास चालू वस्तु, जैसे कोई वस्तु, जैसे आप मान लीजिए खाने वाला कोई वस्तु खरीद के ले गए, जैसे चावल लेके आए, गेहूं लेके आए या आटा लेके आए, ये सारे के सारे चालू वस्तु जिसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके आय का वह भाग जो इन चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उपभोग। समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपभोग। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? समझ में आ रही है? यानी कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाए वह भाग क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है विनियोग, बचत, आय, व्यय। समझ में आ रही है? यानी टिकाऊ वस्तु किसे कहेंगे? जो एक लंबे समय तक रहती है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीद लिए या साइकिल खरीद लिए या मोबाइल खरीद लिए, तो ये सब क्या है? टिकाऊ वस्तु। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई वस्तु थोड़ी है। इस वस्तु का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बार बार उपयोग कर सकते हैं, घड़ी का या साइकिल का या गाड़ी का, इन सारे चीजों का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इन टिकाऊ वस्तुओं पर जो आय खर्च किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है विनियोग, बचत, आय और व्यय। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ना क्या होगा? बचत। समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही है मेरे साथियों? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बचत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? यानी जो हम पैसा कमाए और जो पैसा खर्च कर दिए, तो इसके और इसके बीच का अंतर जो होता है ना, ये अंतर क्या कहलाता है? समझ में आ रही है? यानी आय और उपभोग। आय मतलब पैसा कमाना, कमाया हुआ धन आय है, और उपभोग का मतलब जो खर्चा किए हैं वह धन है। यानी धन का वह भाग जो हमें प्राप्त होता है क्या होता है? आय होता है। और धन का वह भाग जो हम खर्च कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोग। समझ में आ रही है? तो इस आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शन है बचत, विनियोग, आय और व्यय। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बचत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर?
आय, सॉरी बचत, बचत इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत के कितने प्रकार होते हैं? बचत जो हम लोग करते हैं ना, ये बचत के मूल रूप से प्रकार कितने होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 3, 5। अब इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बचत हम लोग दो प्रकार करते हैं, एक होता है नगद के रूप में और दूसरा होता है वस्तु के रूप में। समझ आ रही है? यानी किसी वस्तु को खरीद लेते हैं तो हमारा भी क्या हो, वो भी क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। और अगर हम नगद रुपया जमा करके रखते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। तो बचत कितने रूप में हो गए? 2। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है। समझ में आ रही है? यह किसका कथन है? यानी साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। किसका कथन है? समझ में आ रही है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर जीड, प्रोफेसर पीगू और इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रही है? चलिए पहले इसको तो बढ़िया समझिए कि ये क्या होता है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लिया गया लोन क्या कहलाता है? साख या ऋण। समझ में आ रही है? और इस जो साख होता है ना, यानी जो ये ऋण होता है, ये इसको परिभाषित करते हुए किसने ये बात कहा है कि साख एक ऐसी विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने, यानी समझ के रखिएगा इसको बढ़िया से, क्या करने? भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। यह किसका कथन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो प्रोफेसर जीड हो जाएगा। प्रोफेसर जीड, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब जैसे, अब कहने का इनका मतलब क्या है, जैसे आप किसी से 100 रुपया कर्ज लेते हैं, ठीक है? 100 रुपया जब आप कर्ज लेते हैं ना, तो इस 100 रुपया कर्ज को लेने के बाद अब ये आपके ऊपर क्या बन जाता है? कर्ज, यानी ये हो जाता है आपका साख। समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? साख। अब ये साख जो है ना, तब तक रहेगा जब तक ये 100 रुपये आप उसको भुगतान कर नहीं देते हैं। जिससे आप ये 100 रुपया लिए हैं, उसको जब तक आप ये 100 रुपया वापस नहीं कर देते हैं, तब तक ये साख यानी यह ऋण आपके ऊपर चढ़ा रहेगा, लोन आपके ऊपर ये बना रहेगा। और जब आप इस 100 रुपये को जो उस व्यक्ति से, यानी किसी भी व्यक्ति से जब आप ये 100 रुपया लिए हैं, तो जब आप इस 100 रुपये का आप भुगतान कर देते हैं, यानी उनको वापस लौटा देते हैं, तो यह जो साख है ना, ये साख, ये आपका क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। यानी जो साख है, ये साख आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, जो 100 रुपया मान लीजिए कि लोन के रूप में लिए थे, वो क्या हो गया? अब वो लोन के रूप में 100 रुपया आप जो लिए थे वो चुका दिए, तो साख खत्म हो गया। तो इसी बात को इन्होंने एक परिभाषा या तकनीकी शब्द के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है कि साख एक ऐसी विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर देने के बाद वह पूरा हो जाता है। समझ में आई? तो इसे क्या कहेंगे? साख कहेंगे। ये बात किसका कथन था? तो प्रोफेसर जीड का। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, मतलब आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करें कि बतलाइए साख किसे कहते हैं, साख किसे कहते हैं, तो अगर आपसे अब साख पूछेगा कि साख किसे कहेंगे, तो आप बता नहीं सकते हैं। कह दीजिएगा कि साख एक ऐसी विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर देने के बाद पूरा हो जाता है। समझ में आई? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आ गया कि साख किसे कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि साख के कितने पक्ष होते हैं? साख के कितने पक्ष होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। कितने पक्ष होते हैं? तो इसमें से जो सही आंसर होगा ना, वो आपका हो जाएगा 2। यानी साख के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणी और एक होता है ऋणदाता। यानी मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप क्या हैं? रमेश हैं, ठीक है? रमेश है, ठीक है? आप रमेश हैं और आप मोहन से, चाहे चलिए मान लेते हैं कि आप क्या किए? मोहन से आप ऋण लिए, ठीक है? तो यह जो मोहन हो गया ना, आपको ऋणदाता हो गया और आप क्या हो गए? इसका ऋणी। समझ में आ रहे हैं? तो आप ऋणी हो गए और ये क्या हो गया? ऋणदाता। तो मोहन एगो पक्ष हो गया और एगो पक्ष क्या हो गया? रमेश। यानी मोहन जो है ये ऋणदाता है और रमेश जो है ऋणी है, यानी ऋण प्राप्त करता है, तो ऋणी है। तो मोहन अगला एगो पक्ष हो गया और दूसरा पक्ष कौन सा हो गया? रमेश।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साख होता है ना, इस साख के दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऋणी का और एक होता है ऋणदाता का। समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने साख के कितने पक्ष होते हैं? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? कह रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो आपको पता ही होगा भारत में कौन सा मुद्रा चलता है, क्या मुद्रा चलता है। ऑप्शन दिया गया डॉलर, रुपया, दिनार, रियाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रुपया। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पाकिस्तान के मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है टाका, दिनार, रुपया, डॉलर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुपया। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन चलता है? पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक है, तो पाकिस्तानी रुपया वहां पे चलता है, तो वो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है या बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है टका, येन, रियाल, रुपया। इनमें से कौन होगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सही आंसर। वहां पे हम जो मुद्रा चलता है ना, उसे क्या कहा जाता है? टका। ठीक है, 2 टका, 3 टका, 4 टका, 5 टका, ये भाषा होती है वहाँ के, बंगाली भाषा जो होती है वो वहाँ पे चलती है। तो उस बांग्लादेश के मुद्रा को क्या कहते हैं? टका। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर टका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है रुपया, दिनार, येन, पाउंड। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा रुपया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका क्या है? सही आंसर है। वहां पे कौन सा चलता है? नेपाली रुपया। समझ में आ रही है? वहां क्या चलता है? नेपाली रुपया। तो बंगाल की मुद्रा क्या है? तो क्या हो जाएगा? रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है? समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है। ऑप्शन दिया है पाउंड, डॉलर, येन, दिनार। आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वहां पे क्या चलता है? वहां पे डॉलर चलता है। वहां पे क्या चलता है? डॉलर। यानी अमेरिका में रुपया नहीं चलता है, अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका में डॉलर चलता है। समझ में आ रही है? अमेरिका में मूल रूप से क्या चलता है? मुद्रा के रूप में डॉलर चलता है। हमारे यहाँ क्या चलता है? हमारे यहाँ रुपया चलता है। समझ में आ रही है? और अमेरिका में डॉलर चलता है। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉलर आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है पाउंड, ऑप्शन दिया गया है रूबल, ऑप्शन दिया है डॉलर, ऑप्शन दिया गया है येन। इनमें से कौन होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर पाउंड। यानी जो क्या कहते हैं कि जो इंग्लैंड में मुद्रा चलता है ना, उससे क्या कहते हैं? पाउंड। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन दिया गया रूबल, पाउंड, दिनार, डॉलर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यानी वहां पे जो चलता है, यानी रूस में जो मुद्रा चलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? रूबल। यानी रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? तो रूबल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इसमें का जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है दिनार, डॉलर, येन, रूबल। समझ में आई? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? डॉलर। यानी सिंगापुर में क्या चलता है? तो सिंगापुर में चलता है डॉलर। तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डॉलर। समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? आपसे ऑप्शन दिया गया है अफगानी, रुपया, दिनार, डॉलर। इनमें से कौन होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानी। ठीक है, अफगानी। वहां पे क्या चलता है? अफगानी। अब अफगानी रुपया वहां पे चलता है। यानी समझ में आ रही है? तो जो अफगानिस्तान है वहां की मुद्रा क्या है? तो वहां की मुद्रा क्या है? अफगानी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना, वो क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है दिनार,
रियाल, रूबल, येन। तो आपका सही आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा, रियाल। यानी ईरान में क्या चलता है, तो ईरान में चलता है रियाल। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इराक की मुद्रा क्या है। समझ में आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इराक की मुद्रा क्या है। ऑप्शन आपके पास है दिनार, रुपया, डॉलर, रियाल। इनमें से कौन होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनार। ये मेरे साथियों बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन उठाया गया है कि किस देश की मुद्रा क्या है, और इसमें से जितने सारे हम लिखवा रहे हैं उतने में से ही पूछता है, उससे से अधिक नहीं पूछता है। तो जितना हम इसमें हम पढ़ा दे रहे हैं ना कि किस देश की मुद्रा क्या है, जितने सारे देशों के बारे में बता दे रहे हैं उतने ही देशों को याद करिएगा, उससे ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। ठीक है। चलिए तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि इराक की मुद्रा क्या है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो आपके पास दिया गया है ऑप्शन रूबल, रुपया, डॉलर, क्रोन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोन। समझ में आ रही है। तो स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगी, क्रोन। समझ में आ रही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका क्या है, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा, बैंक, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। यानी सूचना हो या बैंकिंग के कार्य हो या मुद्रा हो, इन सारे चीजों को जो सूची बनाई गई है संविधान में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है, इन सूचियों में से किस सूची में रखा गया है। तो आपके ऑप्शन दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है ना इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। यानी बैंक हो, यानी आपका ये जो मान लीजिए कि आपका बैंक मुद्रा हो, बैंक हो, संचार हो, ये जो मामले हैं ना, इन मामलों को किस में रखा गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर है। किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। यानी यूरोप के जितने सारे देश है उनमें से अधिकांश देशों ने, यानी लगभग सभी देशों ने अपना एक यूनियन बना के रखा है, जिससे कि वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो अपना ये क्या बना के रखा है, यूनियन। अब इस यूनियन में जो पैसा चलाया जाता है, यानी जो मुद्रा चलता है ना, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपका यूरो, डॉलर, क्रोन, रुपया। इनमें से कौन सा वहां पे मुद्रा चलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यूरोप में सॉरी यूरोपियन यूनियन में क्या चलता है, यूरो। समझ में आ रही है, क्या चलता है, यूरो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी यूरो हो जाएगा। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने विमुद्रीकरण। अब ये विमुद्रीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मुद्रा का होता है प्रचलन, ठीक है, मुद्रा का प्रचलन जिसमें नोटों को या सिक्कों को जारी किया जाता है, चलाया जाता है। और विमुद्रीकरण का होता है मतलब कि जो नोट है या जो सिक्के हैं उसको क्या कर दिया जाए, उसको बैन लगा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो जैसे भारत में पहले पुराने 1000 रुपए के क्या नोट को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। समझ में आ रही है। यानी जो हमारे पास पहले 1000 रुपए का नोट चल रहे थे उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसी तरीके से पुराने 500 के जो नोट थे ना, उसे भी क्या कर दिया गया, उससे भी बंद कर दिया गया। अब उसके जगह पे क्या चलाए गए, 1000 के उसके जगह पे क्या चलाए गए, 2000 के नोट, ठीक है, उसके जगह पे क्या चलाए गए, 2000 के नोट। और 500 के जो पुराने नोट था ना, उसी के जगह पे 500 में ही एक नया नोट जारी किया गया। समझ में आ रही है। और 100 रुपए के नोट में भी बदलाव किया गया। फिर 200 रुपए का नोट जारी किया गया जो पहले नहीं चल रहा था, तो 200 रुपए का नोट अब नया मार्केट में आया। तो इस तरीके से जो पहले के नोट थे, जैसे मान लीजिए कि 1000 का हुआ या 500 का हुआ, इन नोटों को जब बंद किया गया ना, यानी इन नोटों को या रुपये के नोटों को जो बंद किया गया, तो उसी बंद करने की प्रक्रिया या नोटों को मार्केट से हटाने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, विमुद्रीकरण। समझ में आ रही है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाधन कालाधन निकालने के चक्कर में ये क्या किए थे, विमुद्रीकरण यानी नोटों की नोटबंदी की थी। समझ में आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि ये कब किया था उन्होंने, ये कब किया था। तो आपके पास ऑप्शन है 10 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 और 6 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017। तो आपका सही आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016। यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये सही हो जाएगा। यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। ऑप्शन है चालू खाता, जमा खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता। समझ में आ रही है। तो इसमें से कौन सा खाता एक व्यापारियों के लिए अधिक उपयोगी होता है या एक व्यापारियों के लिए अच्छा होता है। समझ में आ रही है। तो एक व्यापारी जो देखिएगा कि वो दिन भर में कई बार पैसा जमा कर सकता है, कई बार पैसों का निकासी कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर जितना बार मन करे उतना बार पैसा जमा करिए और जितना बार मन करे उतना बार पैसा निकासी करिए। इस तरीके की सुविधा जिस खाते में दी जाती है ना उसे कहा जाता है चालू खाता। समझ आ रही है। यानी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना रुपया जमा करिएगा और कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना रुपया निकासी करिएगा। तो यह जो होता है ना व्यापारियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मान लीजिए कि कहीं पे 50 रुपये का कोई वस्तु का खरीदारी किया या 50,000 बचा तो 50,000 बचा तो 50,000 जमा कर दिया। फिर मान लीजिए कि 500 रुपये बचा या 10,000 बचा या 20,000 बचा तो उसको लेकर जमा कर दिया। जितना बार चाहे वहां पे क्या कर सकता है, अपने बैंक में पैसा को जमा कर सकता है। और जितना बार मान लीजिए कभी कोई सामान 50,000 खरीद लिया, कोई 50,000 फिर खरीद लिया, 1 लाख का फिर खरीद लिया, इस तरीके से जितना बार चाहे वो पैसा को निकाल भी सकता है। तो बैंकों में इस व्यापारियों के लिए यह जो काम होता है ना, इस काम के लिए किस खाते का उपयोग में लाया जाता है, तो चालू खाता। इसी बैंक में आप कितना भी बार चाहे तो पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी बार चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इसके अलावा जमा खाता में देखिएगा तो इसमें क्या होता है ना कि आप पैसा को जमा कर सकते हैं, एक लिमिट भर होता है और निकासी भी एक लिमिट भर होता है, एक समय के बाद होता है। ठीक है। और जो ये होता है बचत खाता, इसमें जमा करने का भी लिमिट होता है और निकासी, जमा के खैर तो कुछ ज्यादा ही लिमिट होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होता है। लेकिन आप निकासी करते हैं ना तो निकासी में आपको लिमिट लगता है कि आप इतना ही, यानी एक निश्चित रुपया तक आप निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। और जमा भी आप एक निश्चित बार ही कर सकते हैं, यानी एक बार कर सकते हैं एक दिन में, अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इस तरीके से कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो इन नियमों में सबसे अच्छा होता है चालू खाता वाला। इसमें कितना भी बार पैसा जमा करिए, कितना भी बार निकालिए, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो इसलिए चालू खाता व्यापारियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। समझ आ रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, चालू खाता। यानी क्वेश्चन कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, चालू खाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि साख का आधार क्या है। यानी जैसे ये हम लोग क्वेश्चन समझ लिए, तो अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा रहा है ना, शायद 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि साख का आधार क्या है। साख आपको इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम करवाए थे कि साख क्या होता है, या साख का परिभाषा हम आप इस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो ये साख क्या होता है, ऋण होता है। एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का ऋण होता है। समझ में आ रही है। जैसे आप कर्ज ले रहे हैं तो वो आपका क्या है, साख है। तो ये साख जो है ना, साख का आधार कितने होते हैं, तो वहाँ पे बतलाया गया था क्या, साख का आधार 2 होते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण टॉपिक कह रहा है कि साख का आधार क्या होता है, साख का पक्ष, सॉरी हम उसमें क्या पढ़े थे, साख का पक्ष। साख का पक्ष कितने होते हैं, तो 2 बताया गया था, एक होता है ऋणी और एक होता है ऋणदाता, 2 पक्ष होते थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि साख का आधार क्या है, किस आधार पर लोन दिया जाता है। समझ में आ रही है, किस आधार पर लोन दिया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, यानी किस आधार पर लोन दिया जाता है। साख का आधार क्या है, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, मुद्रा, धन, विश्वास, आय। यानी कौन चीज रहेगा तो आपको उस आधार पर लोन दिया जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ना, वह हो जाएगा विश्वास। समझ में आ रही है। साख का आधार क्या होता है, विश्वास। अगर मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से कर्जा मांग रहे हैं तो वह कर्जा आपको तभी देगा जब आपके ऊपर उसको भरोसा होगा।
विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कितना भी पैसा कमा रहे होंगे आपको वो लोन नहीं देगा। आपके पास धन है कि नहीं है ये बात नहीं देखेगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा, लोन नहीं देगा। फिर आपके पास मुद्रा है नहीं है, आप मुद्रा के रूप में लोन मांग रहे हैं, किसी और चीज में मांग रहे हैं कर्जा, तो वो ये सब कुछ नहीं देखेगा, आपको इनमें से कुछ नहीं देगा। दिखेगा तो क्या देखेगा, विश्वास। यानी जब आपको उसको आपके ऊपर क्या होगा, भरोसा होगा, विश्वास होगा, तब जाके वो क्या करेगा, आपको किसी भी प्रकार के ऋण देगा। समझ में आ रही है। तो इसलिए साख का जो आधार होता है ना, साख का आधार वो क्या होता है, विश्वास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि साख का आधार क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वास। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। समझ में आ रही है। यानी किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ऑप्शन है प्रोफेसर हार्ले बिट्स, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर पीगू और क्राउथर। इनमें से कौन व्यक्ति है जो कहे हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करता है। तो आपका सही आंसर जो होना है वो हो जाएगा आपका प्रोफेसर हार्ले बिट्स। इन्होंने यानी प्रोफेसर हार्ले बिट्स महोदय ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। समझ में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। यानी किसी वस्तु के मूल्य जो होता है ना, इस मूल्य का मापक भी है मुद्रा, और किसी वस्तु के भुगतान का साधन, यानी भुगतान का क्या है, साधन भी है मुद्रा। ये बात किसने कहा था। तो ये बात किसने कहा था, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलबर्न। यानी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप आंकड़ा लगाते हैं कि ये कितने रुपए का हो सकता है। समझ में रही है, आकलन लगाते हैं, यानी उसके मूल्य का माप करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदते भी हैं तो आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और पेमेंट किस रूप में, मुद्रा के रूप में। समझ आ रही है। यानी मुद्रा दे करके आप वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वो भुगतान का एक क्या बन जाती है, माध्यम। समझ आ रही है। तो मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक भी है और भुगतान का साधन भी है। यह बात किसने कहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलबर्न है। समझ आ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कोलबर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। यह किसका कथन है। समझ आ रही है। यानी किसी वस्तु को जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर देती है तो वह मुद्रा कहलाने लगती है। यह बात किसके द्वारा कहा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर नैप, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर हार्टले, प्रोफेसर महालनोबिस। तो आपका सही आंसर जो होगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नैप ने। यानी प्रोफेसर नैप ने कहा था कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। ये बात किसने कहा, प्रोफेसर नैप ने। समझ में आ रही। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, प्रोफेसर नैप। चलिए इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। यानी मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है कि वह कहीं भी चल सकता है, किसी भी स्थिति में चल सकता है, और वो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा क्या होती है, मनोनीत की जाती है, उसको स्वीकृति दे दी जाती है, वह राज्य में केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। तो यानी मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह कथन किसका है। तो आपका ऑप्शन है सेलिगमैन, जैप, कोलबर्न, प्रोफेसर हार्टले बिट्स। तो आपका सही आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा सेलिगमैन ने। यानी सेलिगमैन ने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। भारतीय मुद्रा बाजार और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, जहां पे वित्तीय व्यवस्थाओं का लेन देन या चाहे ऋण आदान प्रदान की क्रियाएं की जाती है। तो एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और एक होता है भारतीय पूंजी बाजार। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो ऑप्शन है आपके पास अल्पकालीन, मध्यकालीन, अनिश्चितकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, अल्पकालीन। यानी भारतीय मुद्रा बाजार जो है ना यह जब लोन देती है तो देती है अल्पकालीन, यानी कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए लोन नहीं देती है। तो भारतीय मुद्रा बाजार जो लोन देती है ना वो कौन सा होती है, अल्पकालीन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक, अब और कोई जीवन नहीं, जैसे आध्यात्मिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, इन सब चीजों को नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आर्थिक जीवन, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। समझ आ रही है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि मुद्रा, गाड़ी, घड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए जरा। तो इसका जो आंसर होगा ना, वह आंसर हो जाएगा मुद्रा। यानी आर्थिक जीवन में मुद्रा ही सर्वे सर्वा है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, मुद्रा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। यानी मुद्रा का सबसे पुराना रूप क्या है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। ऑप्शन दिया गया है कागजी मुद्रा, वस्तु मुद्रा, विनिमय मुद्रा, सिक्का। यानी इनमें से सबसे पुराना चीज क्या है। तो सबसे पुराना जो रूप है ना मुद्रा का, वह होता है वस्तु मुद्रा। यानी पहले जब सिक्का नहीं चलता था, कोई कागज का नोट नहीं चलता था, या किसी प्रकार के विनिमय का अन्य माध्यम नहीं था, तो उस समय एक वस्तु को ही मुद्रा मान लिया जाता था और उसके बदले वस्तुओं का आदान प्रदान यानी विनिमय के कार्य किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया कि पहले गेहूं के बदले का चावल ले रहे हैं, तो गेहूं देकर के चावल ले रहे हैं, तो आप वस्तु विनिमय कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय कर रहे हैं। लेकिन इसमें गेहूं को क्या कर लिया जाए कि गेहूं को सर्वे सर्वा मान लिया जाए, ठीक है, गेहूं को क्या मान लिया जाए, सर्वे सर्वा। अब आपको चावल भी लेना हो तो गेहूं देकर के ले सकते हैं, अगर आटा भी लेना हो तो गेहूं देकर के ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई अन्य सब्जी लेना हो तो भी आप गेहूं देकर के ले सकते हैं। तो इस तरीके से गेहूं आपका क्या बन जाएगा, मुद्रा के रूप में कार्य करने वाला वस्तु, ठीक है। तो इस तरीके से जो मुद्रा है ना, मुद्रा का प्राचीनता रूप जो है वो क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है। जैसे वो वही एटीएम वाला, तो इसमें पूछ रहा है कि डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का मुद्रा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। यानी डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का बना होता है, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का बना होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है। किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति मतलब जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाए। जैसे मान लीजिए भूमि है, भूमि एक प्रकार की संपत्ति है, लेकिन इस भूमि को आप उठा करके कहीं लेके जा सकते हैं, बताइए। तो भूमि को अगर आप चाहें कि उठा करके कहीं और जगह पे लेके जाए, जा सकती है नहीं, तो अचल है, लेकिन फिर भी क्या है, संपत्ति है। तो भूमि जो है ना एक प्रकार कैसी संपत्ति है, अचल संपत्ति है। इसमें तरलता कम होती है। समझ आ रही है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति। यानी किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक यानी सबसे पहला मुद्रा का जो कार्य होता है या सर्वे सर्वा जो कार्य होता है वो कौन सा कार्य होता है। तो ऑप्शन दिए गए आय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, विनियोग का माध्यम, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम। विनिमय यानी किसी वस्तु की खरीद और बिक्री करने की प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। तो मुद्रा जो होता है ना, मुद्रा इसी कार्य को करने का कार्य करता है, यानी विनिमय कार्य को संपादित करने का एक माध्यम बनता है। इसलिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या हो गया, विनिमय का माध्यम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। यानी हमारे देश में किस प्रकार की मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। समझ आ रही है? ऑप्शन दिया गया है पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा, धातु मुद्रा, इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हमारे यहाँ पत्र मुद्रा भी चलती है, कागजी मुद्रा भी चलती है, धातु मुद्रा भी चलती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को चेक दे देते हैं, पत्र मुद्रा हो गया। किसी को नोट देते हैं 50 का, 500 का, वो पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा हो गया। और सिक्का देते हैं, धातुई मुद्रा हो गया या धातु मुद्रा हो गया।
तो भारत में ये तीनों प्रकार के सिक्के चलते हैं, तो ये तीनों प्रकार के चलते हैं, तो इसलिए इन सभी प्रकार के सिक्कों को भारत में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इनमें से सभी जो है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल यानी वर्तमान समय में मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो आपका ऑप्शन है पत्र मुद्रा, सिक्का, कागजी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, पत्र मुद्रा। यानी पत्र मुद्रा ये नोट जो चेक होता है ना, चेक को ज्यादा से ज्यादा रुपए देने को हो या ज्यादा से ज्यादा रुपए का लेन देन करना हो, तो ऐसे में चेक का उपयोग किया जा रहा है। तो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या है, पत्र मुद्रा। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि देश में पहला एटीएम जो है ना, ये किस बैंक ने स्थापित किया था। ऑप्शन दिया गया है एसबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एचडीएफसी ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर एसबीआई ने। यानी भारत में सबसे पहले जो एटीएम की स्थापना है ना, ये सबसे पहले एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना पहली बार एटीएम स्थापित किया था। समझ में आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई ने। यानी देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां या मुख्य कठिनाई क्या है। यानी वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं से वस्तुओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय। और इस वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी जो कठिनाई यानी जो मुख्य कठिनाई होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन दिया गया है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, वस्तुओं का अभाव, समय का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कठिनाई है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है, ठीक है। अब गेहूं और आपको चाहिए क्या, वस्त्र। अगर मान लीजिए कि आपको वस्त्र चाहिए, तो आप गेहूं दे करके वस्त्र लेना चाहते हैं, यानी गेहूं दे करके क्या लेना चाहते हैं, वस्त्र। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जिसके पास ये है, वस्त्र है, ठीक है, जिसके पास वस्त्र है वह उसके पास गेहूं भी है, यानी उसके पास क्या है, गेहूं भी है। तो बतलाइए, जिसके पास वस्त्र है, गेहूं भी है, और इसके पास क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, मान के चलिए कि उसके पास चावल नहीं है, ठीक है। इसके पास मान के चलिए कि चावल नहीं है। अब इसको चाहिए क्या, चावल, और आपके पास गेहूं है और वस्त्र चाहिए। तो गेहूं दे करके आप वस्त्र लेने जा रहे हैं ना, तो ये नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके पास गेहूं पहले से ही है, तो इसलिए अब गेहूं नहीं लगेगा। इसके पास क्या चाहिए, चावल। तो ये जो चावल चाहिए, तो आप अगर मान लीजिए पहले गए कहाँ पे, उसके पास, जिसके पास चावल ज्यादा हो और उसके पास गेहूं नहीं हो, तो उसके पास जाइए, गेहूं दीजिए, चावल लीजिए, फिर चावल ले करके आइए इसके पास, और उसके बाद चावल दीजिए और इससे क्या करिए, वस्त्र लीजिए। तो इस तरीके से वस्तुओं के दोहरे संयोग जो होता है ना, इस दोहरे संयोग का अभाव होता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो आपका ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। समझ में आ रही है, क्वेश्चन पूछा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिया गया है सोना और चांदी, लोहा और चांदी, चांदी और पीतल, सोना और लोहा। तो आपका सही आंसर जो होगा ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सोना और चांदी का नाम की जो धातु होती है ना, इस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा मुद्रा के रूप में किया गया। यानी प्राचीन काल में, मध्य काल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सिक्का बनाए गए थे वो किस चीज का बनाए गए थे, तो सोना और चांदी। इस सोने और चांदी का सिक्का पूरे देश में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सबसे ज्यादा मांग थी, और सबसे ज्यादा मांग होने के कारण सोना और चांदी नामक जो धातु होता है, इस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा धातु बनाने के लिए किया गया है। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोना और चांदी। मेरे साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन सारे समझ में आ ही गए होंगे, और
इस चैनल पर अगला वीडियो हम अगले चैप्टर का डालेंगे, अगले सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, इस सब्जेक्ट का भी अगला चैप्टर हो सकता है। तो आप लोग कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप लोग कौन सा वीडियो को चाहते हैं कि इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बनाया जाए या वीडियो बनाया जाए, उस सब्जेक्ट को आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, उस वीडियो सब्जेक्ट पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।